हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। ब्रेटन वुड्स क्या था आपको पहले हमने बता रखा है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं यहाँ मोटा मोटी ये बता दूँ कि ब्रेटन वुड्स के द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ जो है बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया कि व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन आने वाले समय में जो है इस व्यवस्था के तहत जो है व्यापार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, इसलिए इस व्यवस्था को अंत किया गया और उसके बाद वैश्वीकरण की शुरुआत की गई। आइए देखते हैं कैसे क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिकी वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया के प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय की दर की शुरुआत की गई। यहाँ दे रहा है कि सालों से जो तेज वृद्धि हो रही थी, आपने देखा था कि IMF और विकास बैंक की जो स्थापना है उससे जो है अर्थव्यवस्था में थोड़ी तेजी देखने को मिली और विश्व व्यापार जो था वो तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन इन सबके बावजूद भी सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक की हम लोग बात करें तो 60 के दशक में जो है अमेरिका की जो वित्तीय स्थिति थी वो कमज़ोर होने लगी थी। कारण इसका ये था कि अमेरिका ने जिन देशों में अपनी मुद्रा लगा रखी थी वहाँ अब उसको वित्तीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। यानी उसको अब डॉलर के जो पहले जितना सम्मानित मिल होता था, निर्विवाद था, वो अब नहीं रहा। उसकी तुलना जो थी अब सोने से गिरने लगी थी। की व्यवस्था थी यानी स्थिर विनिमय दर। इसमें क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आता है उसमें सरकार हस्तक्षेप करती है और सरकार हस्तक्षेप करके उसको नियंत्रित करने का प्रयास करती है। तो इस व्यवस्था को लोगों ने अंत कर दिया और उसके जगह पर अस्थिर विनिमय दर की शुरुआत हुई। यानी इसमें व्यापार में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसमें सरकार किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है, बल्कि वो निर्विवाद रूप से चलता रहता है। नेक्स्ट है कि 70 के दशक के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भारी बदलाव आ चुके थे। अब विकासशील देश कर्ज और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम व्यावसायिक बैंक और निजी ऋण संस्थानों से कर्ज लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। यानी जो पश्चिमी के थे, जैसे IMF की हमने चर्चा की, विकास बैंक की चर्चा की, तो ये ऐसे संस्थान थे जो व्यावसायिक बैंक थे या निजी ऋणदाता थे या कोई जैसे अमेरिका से बहुत सारे लोग जो थे कर्ज लेते थे। तो ये कर्ज लेने के लिए जो है उनको बाध्य किया जाने लगा, लेकिन ये अब अंतर्राष्ट्रीय संस्था की शरण में जा सकते थे। यानी उनसे ज़्यादा ये दूसरे अपने जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उनसे वो पैसे ले सकते थे। तो इसके लिए वजह और ज़्यादा जो है डॉलर का भाव गिरता गया। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह सबसे ज़्यादा दिखाई देने लगता था, क्योंकि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। तो ये क्या करते थे कि जो विकासशील देश थे वो कर्ज संकट पैदा करते थे, यानी कर्ज लेते थे और उससे होता था कि वहाँ जो है बहुत ज़्यादा गरीबी और आय में गिरावट मिली। नेक्स्ट कर रहा है कि औद्योगिक विश्व में बेरोजगारी की समस्या फंसने लगा था। 70 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक यहाँ तक काफ़ी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों में भी जहाँ वेतन कम थे। अब देखिए औद्योगिक विश्व जब शुरुआत हुई तो बेरोजगारी की समस्या हुई निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा होने लगा था मशीनों के द्वारा। तो 70 के दशक में जो है बेरोजगारी बढ़ने लगी और 90 के दशक में तो ये बहुत ज़्यादा हो गई। और ऐसी स्थिति में 70 के आखिरी जो दशक थे उन स्थानों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती है जिनके उपक्रम एक साथ कई देशों में चलते रहते हैं, यानी कई देशों में उन्होंने अपने। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने उन जगहों को ढूंढा जहाँ बेरोजगारी ज़्यादा थी और इसके वजह से हुआ ये कि उनको कम वेतन यानी कम वेतन देना है और ज़्यादा काम लेना है। तो इस वजह से वो क्या करने लगे कि उन जगहों पे गए और जाकर के अपना कंपनी स्थापित किया जहाँ बेरोजगारी ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ उनको कम वेतन में काम करने वाले लोग मिल जाते थे। नेक्स्ट चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग ही रहा था।
परंतु चीन में नई आर्थिक नीति और सोवियत खेमों के बिखराव और पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के बाद बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि सोवियत संघ का निर्माण हुआ था रूस में, और उसके वजह से जो अर्थव्यवस्था प्रणाली विकसित हुई थी वो जो थी वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों के फायदेमंद के लिए थी, लेकिन व्यापारिक रूप से देखा जाए तो उतनी ज़्यादा सफल नहीं रही थी। तो सोवियत शैली जो व्यवस्था थी उसको समाप्त हो जाने के बाद देश में फिर से जो अर्थव्यवस्था थी वो एक बार फिर खुल करके सामने आई, क्योंकि सोवियत संघ के द्वारा जो अर्थव्यवस्था जो अपनाई गई उसमें जो है केवल उस देश के लोगों के आर्थिक विकास के बारे में सोचा गया, उसमें बाहरी निवेश को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो सोवियत शैली की जो व्यवस्था समाप्त हुई उसके बाद जो है एक बार फिर विश्व अर्थव्यवस्था जो थी वो देखने को मिलने लगी। क्या कर रहा है कि चीन जैसे देश में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, क्योंकि चीन की जनसंख्या ऐसी स्थिति, चीन में जो काम करने वाले मजदूर थे उनको वेतन बहुत कम दिया जाता था। फलस्वरूप विश्व बाजार में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों वहाँ जमकर निवेश करना शुरू किया। निश्चित तौर पर अगर हमको कहीं कम पैसे में काम करने वाला मिल जाएगा तो हम वहीं जाएंगे और उसी से काम अपना कराएंगे। तो चीन में यही स्थिति थी, चीन में जो बहुत कम वेतन मिलता था, ऐसी स्थिति में जो कंपनियां जो है प्रतिस्पर्धा कर रही थी, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और मुनाफा कमाएं, ट्रेड करें, व्यापार करें, उन लोगों को अच्छा स्थान मिला और ऐसे उन लोगों ने क्या किया कि चीन में जाकर के बहुत ज़्यादा निवेश करना शुरू किया। यहाँ कह रहा है कि क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज़्यादातर टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, खिलौने चीन में बने होते हैं या वहाँ के जैसे ही लगते हैं। निश्चित तौर पर आप देखें कोई भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, सामान है, अगर हम ज़्यादातर देखते हैं तो वो मेड इन चाइना ही होता है। कारण ये है कि वहाँ जो है बहुत ही कम लागत में, वहाँ पैसे कम लगते हैं और अल्प लागत में अर्थव्यवस्था जो है वहाँ विकसित किया जाता है, क्योंकि वहाँ लोगों को कम वेतन पर रखा जाता है। तो कम वेतन होने की वजह से जो है वे अच्छी अच्छी चीज़ों को बना देते हैं और ऐसे में उनकी लागत कम हो जाती है, और कम हो जाने की वजह से अच्छी सारी से फैसिलिटी वाली, सुविधा वाली चीज़ें जो होती है हमको जो है भारत में कम दामों में उपलब्ध हो जाती है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से चीन जो है सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो है दूसरे देशों में निर्यात करता है। तो बस ये खास इसकी वजह है। नेक्स्ट है कि उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशकों में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका है। तो उद्योग को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी के प्रवाह पर भी असर पड़ा। यानी उद्योग जब दूसरे देशों में शुरू हुआ तो वहाँ जो है इन देशों ने अपने पैसे लगाए और पैसे लगाने की वजह से जो है वहाँ पर इसका कुछ खास असर देखने को मिला। जैसे पिछले 2 दशक में हम बात करें भारत की, तो भारत में भी आपने देखा होगा था कि पहले जो है शुरू में विदेशों जो कंपनियां आती थी उनको भारत नहीं आने दिया जाता था, उनको अपनी फैक्ट्रियां स्थापित नहीं करने दी जाती थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सब चीज़ें जो है विदेशी कंपनियों के हाथों में धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। तो इससे आर्थिक व्यवस्था में बहुत तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इससे पूरी दुनिया का भूगोल बदल गया है। कहने का मतलब ये कि जो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया गया था अब उस अर्थव्यवस्था को नियंत्रित न करके पूरी खुली छूट दे दी गई है। कोई भी देश जाए किसी दूसरे देश में जाकर के वहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित करे, वहाँ जो है मुनाफा कमाए और इससे दोनों तरफ का लाभ है। एक तरह से देखें तो सकारात्मक तौर पर एक तो वहाँ के जहाँ ये उपक्रम स्थापित होगा वहाँ जो है के लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनको जो है फ़ायदे मिलेंगे इसके, और साथ ही साथ उनको तरह तरह की सुविधाएं भी प्राप्त हो जाएगी। दूसरी तरफ से हम लोग देखें, अगर नकारात्मक तौर से देखें तो इससे जो है हमारे देश का, अगर मान लीजिए कोई कंपनी जो है भारत में आके अपना कंपनी स्थापित करती है तो अगर वो यहाँ से मुनाफा कमाती है तो इससे जो है भारत का पैसा जो है बाहर जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।